Hello friends, today we have brought part 29 of NISM series 5A Mutual Fund Distributor Certification Exam Mock Test Series। तो लीजिए आज पार्ट 29 में स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन ट्रांजैक्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज STT इज नॉट एप्लीकेबल। STT मीन्स दैट सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। तो इसमें क्वेश्चन का मतलब हुआ कि इसमें ऐसी कौन सी कैटेगरी है कि जब उसको हम ट्रांजेक्ट करेंगे तो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स नहीं लगेगा या वो अप्लीकेबल नहीं होगा। इसमें हमारे पास ऑप्शन है, देखिए ELSS, देन गोल्ड ETF, देन इंडेक्स ETF, देन डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। इसका हमारे पास आंसर है बी। अब देखिए इसका रीजन क्या है कि जो गोल्ड ETF है दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। वाई? That is because STT is only imposed by default on equity and equity products। जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है वो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स पर ही एप्लीकेबल है। सिंस गोल्ड ETF आर एक्सप्लिसिटली क्लासिफाइड एज नॉन इक्विटी प्रोडक्ट, गोल्ड ETF है उसको नॉन इक्विटी प्रोडक्ट्स में ही क्लासिफाई किया हुआ है, हेंस दे डू नॉट अट्रैक्ट सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इट्स एडवाइजेबल फॉर एन एवरेज इन्वेस्टर to do tactical allocation for planning his retirement। एक एवरेज इन्वेस्टर है जिसका नॉलेज भी एवरेज है, जिसके पास फंड्स भी एवरेज ही है, तो इसमें क्या है कि उसके लिए एडवाइजेबल है कि वो अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए टैक्टिकल एसेट एलोकेशन करे। देखिए इसका हमारे पास है ट्रू और फॉल्स। तो देखिए कि एवरेज इन्वेस्टर्स के लिए टैक्टिकल एसेट एलोकेशन पॉसिबल नहीं है, हेंस आंसर इज बी, फॉल्स। इसका रीजन क्या है? एक तो इन्वेस्टर्स एवरेज नहीं होना चाहिए, उसके पास सरप्लस फंड्स होना चाहिए, उसके पास इवन नॉलेज भी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, और जो टेक्टिकल एलोकेशन है वो एलोकेशन भी टेक्टिकल एलोकेशन वो फाइनेंशियल प्लानर के थ्रू होता है, इसलिए इसका हमारे पास आंसर हो जाता है दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, हेंस आंसर इज बी। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। इन केस ऑफ सडन वेल्थ विच अमंग द फॉलोइंग इज लीस्ट एडवाइजेबल। इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि अगर किसी को बहुत अचानक से किसी भी रीजन से अगर बहुत बड़ा वेल्थ मिल जाता है तो उसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो लीस्ट एडवाइजेबल है कि उसको नहीं करना चाहिए। तो देखिए ए ऑप्शन, पार्क द मनी इन द लिक्विड फंड फॉर ए शॉर्ट टाइम। बी, इन्वेस्ट ऑल द मनी इनटू लिक्विड इनटू इक्विटी एट वन गो। सी, स्टार्ट STP फ्रॉम लिक्विड फंड इनटू इक्विटी फंड। एंड डी, रिव्यू द फाइनेंशियल प्लान। तो देखिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। पार्क द मनी इनटू लिक्विड फंड फॉर शॉर्ट टर्म ये कर सकते हैं अगर उसके पास सडन वेल्थ है। लिक्विड फंड्स में बहुत कम रिस्क होता है और ये कह सकते हैं मिनिमम रिस्क होता है, और रिटर्न्स अप्रोक्सीमेटली फिक्स डिपॉजिट या उससे थोड़ी सी बेटर होती हैं, तो इसमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट ऑल मनी इनटू इक्विटी एट वन गो, ये स्टेटमेंट है दिस इज नॉट एडवाइजेबल, बिकॉज अगर कभी सडन वेल्थ मिलता है तो सारा का सारा पैसा इक्विटी में एक साथ लगा देना रिस्की हो सकता है, हेंस दिस इज नॉट एडवाइजेबल। सी ऑप्शन, स्टार्ट STP फ्रॉम लिक्विड फंड इनटू इक्विटी फंड्स, ये भी कर सकते हैं। पहले हमने सडन जो वेल्थ आया उसको हमने लिक्विड फंड्स में किया, और फिर लिक्विड फंड से स्लोली एंड स्टेडली STP दैट इज सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के थ्रू इक्विटी में ट्रांसफर किया, सो दैट एवरेज कॉस्टिंग आ जाए, और फिर अगर इक्विटी का कोई रिस्क हो तो साइमल्टेनियसली एवरी मंथ और फ्रीक्वेंट और रेगुलर इंटरवल ऑफ पॉइंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट होता जाए, जो कि सबसे कम रिस्की होता है। और डी, रिव्यू द फाइनेंशियल प्लान, जैसे ये भी मैंडेटरी है, अगर आपके पास सडन वेल्थ हो गया तो आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं वो चेंज हो सकते हैं, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग चेंज हो सकती है, तो दिस इज आल्सो एडवाइजेबल। तो इन चारों स्टेटमेंट में व्हाट इज नॉट एडवाइजेबल इज इन्वेस्ट ऑल मनी इनटू इक्विटी एट वन गो, हेंस आंसर इज बी। Tactical asset allocation is suitable for seasoned investor with large investable surplus. This statement is true or false? This statement is true। देखिए इस टेक्टिकल एसेट एलोकेशन का मतलब होता है टू प्रोवाइड एन एलोकेशन ऑफ योर फाइनेंशियल एसेट्स इनटू इक्विटी, बॉन्ड्स, डेट मार्केट, कैश, समथिंग लाइक दिस। तो जो सीजनड इन्वेस्टर है, जिसको एक्सपीरियंस अच्छा है, जिसको इसकी नॉलेज है, और जिसके पास बहुत अच्छा पैसा भी अवेलेबल है इन्वेस्ट करने के लिए, उसके लिए टेक्टिकल एसेट एलोकेशन बहुत अच्छा एडवाइजेबल ऑप्शन है, जबकि सेम ऑप्शन अगर एवरेज इन्वेस्टर है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। बैंक्टोरियल की इस वीडियो का नया क्वेश्चन, एन एप्लीकेशन फॉर रीपर्चेज इन इक्विटी कम्स एट 330, व्हाट वुड बी द एप्लीकेबल एनएवी। देखिए जब भी हम रीपर्चेज की बात करते हैं तो रिडम्पशन, एक रिडम्पशन की रिक्वेस्ट आती है 330, तो कौन सी एनएवी एप्लीकेबल होगी? तो देखिए इसके ऑप्शंस हैं। ए, क्लोजिंग एनएवी ऑफ नेक्स्ट बिजनेस डे, क्लोजिंग एनएवी ऑफ एप्लीकेशन डे, क्लोजिंग एनएवी ऑफ द डे प्रीसीडिंग नेक्स्ट बिजनेस डे, क्लोजिंग एनएवी ऑफ द डे प्रीसीडिंग द एप्लीकेशन डेट।
तो देखिए इसका अगर 3:30 कट ऑफ टाइम निकल गया तो अप्लीकेबल जो होगी वो क्लोजिंग एनएवी ऑफ नेक्स्ट बिजनेस डे होगी, प्रोवाइडेड कि जो फंड्स भी हैं वो भी तब तक रिसीव हो जाएं, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि बहुत रिसेंटली कुछ चेंजेस हुए थे जिसमें सेबी ने चेंजेस किए थे कि उसमें आपकी एप्लीकेशन और फंड्स दोनों का ही ट्रांसफर होना एएमसी के पास मैंडेटरी है। इसीलिए हमने उसको टेबल में इलस्ट्रेट किया हुआ है। अगर आप ये टेबल को आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इस टेबल को आप स्टडी करेंगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए परचेज और एसआईपी इंस्टॉलमेंट जब हम बात करते हैं तो ट्रांजेक्शन अगर रिसीव हुई है बिफोर कट ऑफ टाइमिंग और फंड्स भी आ गए हैं, दोनों वाई वाई है, तो सेम डे बिजनेस एनएवी एप्लीकेबल होगा। अगर ट्रांजेक्शन जो आई है वो कट ऑफ टाइम से पहले आ गई है बट फंड्स नहीं आए तो नेक्स्ट बिजनेस डे ऑन विच मनी रिसीव्ड बाय द फंड बिफोर कट ऑफ टाइम। और ट्रांजेक्शन नहीं आई है बट फंड्स आ गए हैं तब भी नेक्स्ट बिजनेस डे होगा। और अगर दोनों में नो नो है तो फिर हमारा वो भी नेक्स्ट बिजनेस डे होगा ऑन द डेट ऑफ फंड रियलाइजेशन प्रायर टू 3 PM shall be applicable. Hence answer is A, closing NAV of next business day. In case there is a redemption from an NRI who have invested the money on a non-repatriable basis, the mutual fund pay in dollars as a redemption. एक NRI क्लाइंट है जिसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है अपना फंड्स नॉन रिपेट्रिएबल बेसिस के ऊपर, तो जो उसका रिडम्पशन होगा वो डेफिनेटली अगर नॉन रिपेट्रिएबल होगा तब भी उसको हमारा जो फंड्स है वो इंडियन रुपीज़ में ही मिलेगा, बिकॉज उसकी जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो भी आपकी रुपीज़ में हुई है, उसको जो रिडम्पशन अमाउंट मिलेगा वो भी रुपीज़ में ही मिलेगा। बट अगर यही क्लाइंट एनआरआई ने अगर रिपेट्रिएबल बेसिस पे अगर इन्वेस्टमेंट किया होता अपनी एनआरई अकाउंट के थ्रू, तो जब उसके म्यूचुअल फंड की रिडम्पशन आती वो अपने अकाउंट में वो उसको रिपेट्रिएट कर सकता था अपनी कंट्री में इन फॉर्म ऑफ डॉलर्स और वट एवर द करेंसी एप्लीकेबल। तो इसमें देखिए स्टेटमेंट था हमारे पास ट्रू और फॉल्स, तो हमारा इसका आंसर हुआ बी, दैट स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। द redemptions would not be paid in dollars as a redemption, it will be paid into Indian rupee. The investment grow faster in a dividend reinvestment option as compared to growth option because more units are added on dividend reinvestment. ये ट्रू स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो देखिए स्टेटमेंट फॉल्स है। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि जो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है वो डिविडेंड उसी अमाउंट के डिविडेंड से उन यूनिट्स को दोबारा से परचेज किया जाता है और नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ जाती हैं। जबकि ग्रोथ में ऑप्शन में क्या होता है कि ग्रोथ में जो एनएवी है वो लगातार बढ़ती रहती हैं। अगर डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया तो जो एनएवी होगी वो डिविडेंड अमाउंट से इक्विवेलेंट अमाउंट से फॉल कर जाएगी। तो डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट कर देने से कोई ऐसा नहीं है कि वो फंड की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू ग्रोथ ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम एक्सपेंसेस दैट कैन बी चार्ज इन डेट फंड इज ए 0.0175, बी 0.75, सी 0.025 एंड डी 0.02। देखिए अगेन आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और पूरा इलस्ट्रेशन को संभल सकते हैं। ये जो हमने एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन केस ऑफ द ग्रोथ ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया इन म्यूचुअल फंड्स इन ग्रोथ ऑप्शन तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? ए, द एनएवी कैप्चर्स द फुल वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो गेन। देखिए ग्रोथ ऑप्शन में कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं है, तो जितना भी पोर्टफोलियो गेन करता रहेगा उसकी एनएवी उसी अकॉर्डिंगली इंक्रीज होती रहेगी या फॉल होती रहेगी, उसी बेसिस के ऊपर उसका फुल वैल्यू रिफ्लेक्ट करेगा। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। बी, देयर इज नो डिविडेंड डिक्लेयर इन ग्रोथ ऑप्शन। जो वैल्यू है वो फंड्स की बढ़ती रहती है, ग्रोथ ऑप्शन होता रहता है, हेंस उस पर कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है। सी, द नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीजेज ओवर ए पीरियड। देखिए ग्रोथ ऑप्शन में जो यूनिट्स है वो इंक्रीज नहीं करती, बट उन्हीं जो यूनिट्स है जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स है उनकी वैल्यूज इंक्रीज होती रहती है जैसे जैसे उसका पोर्टफोलियो इंक्रीज होता रहता है। तो इसलिए आप ये देखेंगे ये जो स्टेटमेंट है सी ये गलत है। नंबर ऑफ यूनिट्स जनरली आपके डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पर बढ़ती है, जब जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है उससे अगर वो यूनिट्स रीपरचेज कर दी जाए तो उसको बोलते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज होना, बट ग्रोथ ऑप्शन में नहीं होती, इसलिए इसका हमारा आंसर हो गया सी। अब फोर्थ डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, देयर इज अ टैक्स डेफरल, दिस इज आल्सो करेक्ट, क्योंकि जनरली अभी म्यूचुअल फंड्स में क्या है जो टैक्स अप्लीकेबल है वो जब रिडम्पशन करता है क्लाइंट तभी लगता है। अगर क्लाइंट 2 साल में रिडम्पशन करेगा तो जो टैक्स अप्लीकेबल है वो 2 साल पे लगेगा, अगर 5 साल में करेगा तो 5 साल पे लगेगा। एक तरह से उसको हम बोल सकते हैं कि टैक्स डेफरल भी है। हेंस आंसर इज सी, दैट नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीजेज ओवर पीरियड ऑफ टाइम। दिस ऑप्शन इज नॉट ट्रू इन ग्रोथ ऑप्शन। We require the board resolution from companies to invest
in mutual fund as it may not be specified in the memorandum and article of association to invest in such scheme. देखिए इसका मतलब है कि जब भी हम कंपनीज का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये कह रहा है कि हमें बोर्ड रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जो उसका मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें शायद हो सकता है इस तरह की स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करने का कोई स्पेसिफिकेशंस ना हो या इस तरह का कोई डिसीजनिंग ना हो। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है, तो आंसर इज बी। हम बोर्ड रेजोल्यूशन इसलिए नहीं लेते कि उसके आर्टिकल एंड एसोसिएशन और मेमोरेंडम में स्पेसिफाइड नहीं हो। बोर्ड रेजोल्यूशन एक डिसीजन मेकिंग के लिए होता है कि व्हाट बोर्ड हैज टू डिसाइड टू इन्वेस्ट इन दीज काइंड ऑफ स्कीम्स, हेंस दैट बोर्ड रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड सो दैट देयर इज ए कंसेंट फ्रॉम द डायरेक्टर्स। इफ द कंपनी हैव 10 करोड़ ऑफ इशूड शेयर, देखिए कंपनीज के पास 10 करोड़ शेयर हैं, द प्रॉफिट इट मेक्स इज 105 करोड़, तो 105 करोड़ उसके पास प्रॉफिट हो गया। इट पेज 5 करोड़ एज ए टैक्स, 5 करोड़ टैक्स चला गया, तो कंपनीज की जो टोटल अर्निंग होगी वो हो गई 100 करोड़। आल्सो पेज 20 करोड़ एज ए डिविडेंड, व्हाट इज द ईपीएस। तो देखिए जो डिविडेंड है वो तो कंपनी की इनकम ही है, तो यहाँ पर ये रिलेवेंट नहीं है। इसमें हमें कंपनी का प्रॉफिट देखना है आफ्टर टैक्स, तो कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ आफ्टर टैक्स वो हुआ 100 करोड़, और उसके पास जो शेयर्स हैं वो हैं 10 करोड़। तो अब अगर आपको ईपीएस निकालना है, ईपीएस का मतलब वो अर्निंग पर शेयर, तो सिंपल सा है कि टोटल प्रॉफिट अगर 100 करोड़ है और कंपनी के पास 10 करोड़ शेयर्स हैं, तो 100 को डिवाइड कर दीजिए 10 से, तो 100 को 10 से डिवाइड किया तो 10, तो जो अर्निंग पर शेयर आया वो हमारा आया 10 रुपीज़। तो इसके ऑप्शंस देखिए 10, 8, नो सफिशिएंट डेटा, 5, हेंस आंसर इज 10। अगर आप देखेंगे इसमें तो आप देखिए ना, आप 100 लिखेंगे और उसको 100 को 10 से डिवाइड करेंगे, तो जो हमारे पास आएगा वो 10 रुपीज़ ईपीएस आ जाएगा। An investor in the debt schemes who completely want to eliminate investment in equity should invest in MIP। देखिए MIP का हुआ मंथली इनकम प्लान। अब ये कह रहा है कि एक क्लाइंट है या कोई इन्वेस्टर है जो कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को बिल्कुल एलिमिनेट करना चाहता है, तो क्या वो MIP में ही इन्वेस्ट करे, तो ये दिस इज स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो हमारे पास ऑप्शन थे ट्रू एंड फॉल्स, तो आंसर इज बी, दैट इज फॉल्स। वाई? इक्विटी की रिस्क भी अगर एलिमिनेट करना है तब भी उसको इन्वेस्टर को अपने जो इन्वेस्टमेंट्स है वो सिर्फ MIPs में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, रेदर डेट में भी डिफरेंट उसके पास ऑप्शंस हैं, उसको अपने आप को डाइवर्सिफाई और रिस्क को कम करने के लिए उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। तो उसको सारा का सारा पैसा MIP इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, रेदर ही शुड डाइवर्सिफाइड इवन इन डेट स्कीम्स। देखिए फंड हैव एन एवरेज असेट साइज ऑफ 300 करोड़, एक फंड है जिसका एवरेज असेट साइज है 300 करोड़। पोर्टफोलियो टर्नओवर फॉर पोर्टफोलियो इज 100 करोड़, सॉरी 1000 करोड़। फॉर हाउ मेनी मंथ्स द इन्वेस्टमेंट्स आर हेल्ड फॉर, तो देखिए जो कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड किया, जो पोर्टफोलियो का चर्निंग है उसको एवरेज साइज से डिवाइड कर दीजिए कि कितने टाइम तक रहा, तो 1000 करोड़ है उसको 300 करोड़ से डिवाइड कर दीजिए, तो इसका जो आंसर आएगा 3.3। तो हमारे पास इसके ऑप्शन है ए 0.36, बी 3.3, सी 3, डी 0.25, हेंस आंसर इज बी, दैट इज 3.3। ये हमने आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो इज मिनिमम सिक्योरिटीज बॉट और सोल्ड एवरेज AUM। The floating rate fund hold on their value even if the interest rates are fluctuating। जो फ्लोटिंग रेट फंड्स होते हैं वो भी अपनी वैल्यू को होल्ड करते हैं इवन इफ देयर इंटरेस्ट रेट्स आर फ्लक्चुएटिंग। स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए फ्लोटिंग रेट फंड्स का नाम ही इसलिए है कि जब भी इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अपनी वैल्यू है वो प्रोटेक्ट करें, वो अपनी वैल्यूज़ को ज़्यादा ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डेविएशंस ना हो, बहुत ज़्यादा उसमें फ्लक्चुएशंस ना हो, इसीलिए उसको हम फ्लोटिंग रेट फंड्स बोलते हैं। उसका रीज़न क्या है देखिए बहुत क्लियरली डिफाइंड है, ए फ्लोटिंग रेट फंड इज लेस सेंसिटिव टू इंटरेस्ट रेट्स वेरिएशन कंपेयर टू एन इंस्ट्रूमेंट्स हैविंग ए फिक्स्ड रेट ऑफ पेमेंट और फिक्स्ड कूपन रेट। तो देखिए अगर कोई कूपन रेट है जिसका अगर पेमेंट रेट फिक्स्ड है और फिर कोई बेसिस होती है इंटरेस्ट रेट साइकिल्स में, तो वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, rather than the floating rate funds which is depend upon that sensitivity of interest rates which are there in the market। Performance of the fund is most sensitive to the expense ratio in which of the following funds। तो देखिए इसमें पूछने का मतलब है कि बहुत तरह के फंड्स होते हैं,
तो कौन सा ऐसे फंड्स हैं जिसमें परफॉर्मेंस जो फंड्स की है वो मोस्ट सेंसिटिव है टू द एक्सपेंस रेशो, कि अगर एक्सपेंस रेशो ज़्यादा है तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी, एक्सपेंस रेशो अगर बहुत कम है तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। देखिए इसका ऑप्शन है हमारे पास लिक्विड फंड, बी डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, सी ETF एंड डी सेक्टर फंड। तो देखिए इसका आंसर है ए लिक्विड फंड। रीज़न क्या है, लिक्विड फंड बहुत शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं। अब शॉर्ट टर्म फंड होने की वजह से उनकी जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है वो भी बहुत एवरेज रिटर्न्स या मिनिमम रिटर्न्स होती हैं। अगर आप रिटर्न्स ही बहुत एवरेज और मिनिमम रिटर्न्स होंगी और अगर उसमें एक्सपेंस रेशो बहुत ज़्यादा होगा तो वो टोटल रिटर्न्स उसको ईट अप कर लेगा। इसलिए एक्सपेंस रेशो इन लिक्विड फंड्स इज वेरी वेरी मच सेंसिटिव। तो इसलिए हम बोलते हैं इसका हमारा आंसर हो ए लिक्विड फंड। बाकी आप दूसरा देखेंगे डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, ETF एंड सेक्टर फंड्स, उनकी रिटर्न्स कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए उसमें अगर एक्सपेंस रेशो अगर ज़्यादा भी है तो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता या सेंसिटिव नहीं रहता। बट लिक्विड फंड की जो रिटर्न्स होती है वो रीजनेबल और एक लिमिट तक ही होती है, इसीलिए उसके अंदर जो एक्सपेंस रेशो है, अगर एक्सपेंस रेशो ज़्यादा हो जाता है तो लिक्विड फंड्स की रिटर्न्स बहुत कम हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द म्यूचुअल फंड्स? ए नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स, यस ये होते हैं। देन बी ब्रांचेस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, आपने देखा होगा कि आप पब्लिक सेक्टर बैंक जाएं या प्राइवेट बैंक जाएं, सभी के आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली सभी बैंक्स इनको थर्ड पार्टी प्रोडक्ट की कैटेगरी में बेचते हैं, जिससे वो कमीशन और फी इनकम अर्न करते हैं। ब्रांचेस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी, तो देखिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो या उसकी जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है या उनके ब्रांचेस है वो कोई भी म्यूचुअल फंड को सेल नहीं करता डायरेक्टली, इसलिए हमारा आंसर हो गया सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती है, जो डेट को क्लासिफाई करती है बेसिस देयर रिस्क इन AAA, AA, इन और इन अदर वेरियस कैटेगरीज। अब इसमें है हमारे पास ऑप्शन की जो रेटिंग एजेंसी है किस में मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, तो ऑप्शन ए इक्विटी फंड्स, बी सिक्योरिटाइज डेट, सी ETF एंड डी नन ऑफ द अबव। इसका आंसर हमारे पास बी है, सिक्योरिटाइज डेट। देखिए क्या होता है, जब भी डेट होता है, मतलब जहां हम एक तरह के डेट फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए उसको रिस्क रेटिंग जानना या उसकी क्रेडिट रेटिंग जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेसिस उसी में उसका कूपन रेट और उसका प्रीमियम कितना है वो उसकी क्रेडिट रेटिंग पर ही डिपेंड करता है। Even their coupon rates or their interest rates we can say or their returns will actually inversely proportional to the credit rating. अगर क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी है तो डेफिनेटली रिटर्न्स थोड़ा कम होंगी, क्रेडिट रेटिंग्स अगर कम है तो डेफिनेटली रिटर्न्स थोड़ी ज़्यादा होंगी, हेंस दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड क्रेडिट रेटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डेट स्कीम्स। फुल फॉर्म ऑफ अग्नि, अग्नि की फुल फॉर्म क्या है? ए एम्फी गाइडलाइन एंड नॉर्म्स फॉर इंटरमीडियरी, एम्फी गाइडलाइन एंड नॉर्म्स फॉर इन्वेस्टमेंट, सी एम्फी गाइडलाइन फॉर एसेट मैनेजमेंट कंपनी, डी एम्फी गाइडलाइन फॉर नॉन इंडियंस। इसका हमारे पास आंसर ए है, एम्फी गाइडलाइंस एंड नॉर्म फॉर इंटरमीडियरीज, हेंस आंसर इज ए। गाइस आज तक की इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। मेरी रिक्वेस्ट है अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो, आपको बहुत हेल्प कर रही हो, तो डेफिनेटली इसको चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को, कलीग्स को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्लीज़ प्लीज़ रेफर कीजिए, मेरी बहुत हर्टली रिक्वेस्ट है आप लोगों से। थैंक यू वेरी मच एंड आल्सो थैंक यू वेरी मच फॉर वेल द रिस्पॉन्स विच वी आर गेटिंग। As described in last video, we will also be launching membership program for this particular channel. We will also be launching merchandising. We will definitely come up with one composite video for all the questions covered till now in one single video for the viewers or for the subscriber. And we will also come up with the surprise gifts and other takeaways, we can say. And we will do these kind of surprises gifts for the viewers and subscriber basis. We will organize one test on NISM 5A series, and the person who will give most correct answers or who will score highest numbers in these kind of questions in NISM series will definitely get a very good big surprise gift from Banktorial sites. Hence keep watching these videos. Thank you very much friends again, and have a nice day.